आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक माननीय प्रशांत जी हैं। अभी वो यूपीईएसएससी के चेयरमैन हैं। और जो हमारा सवालों का श्रृंखला रहेगी और जो हम जिस मुद्दे बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश, वहाँ की व्यावसायिक शिक्षा, प्रायोगिक परीक्षाएं और युवाओं के लिए उसमें क्या नए अवसर मिलने वाले हैं। तो सर मैं शुरुआत करूं? जी धन्यवाद। तो पहला मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ये जो आयोग का गठन किया गया, जिसके आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, इसमें इसके गठन की आवश्यकता जो पड़ी वो क्यों पड़ी? क्योंकि पहले 3 अलग थे और तीनों को मिला के एक किया गया। और इसका लाभ यदि हम अभी देखना चाहें तो क्या किस तरह का लाभ दिखना शुरू हो गया है? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार ने घोषित की और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन की जो आवश्यकताएं जनहित में सरकार ने सोची, तो उसका एक महत्वपूर्ण अंग ये था कि हम बच्चों को आने वाले देश के भविष्य के लिए क्वालिटी टीचिंग की व्यवस्था करें और उसके लिए अच्छे टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाए। इन उद्देश्यों के तहत चूँकि मल्टीपल एजेंसी से के थ्रू रिक्रूटमेंट्स होते थे, तो इसको एक प्लेटफॉर्म के, एक अम्ब्रेला के अंडर लाके एक समेकित रूप से शिक्षकों की भर्ती का अभिनव प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ पाठ्यक्रमों में भी उसी तरीके से बदलाव किए गए हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है विकसित भारत की 2047, उसको कैसे अचीव करें हम अच्छे टीचरों के थ्रू अच्छी शिक्षा दे के। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है, आप सभी अवगत है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का स्टेट है, 26-27 करोड़ की आबादी है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्टेट है। अगर आप उसके भौगोलिक क्षेत्रों को देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो उनको पूरे इतने बड़े यूथ को जो कैसे हम हार्वेस्ट करें। और जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हम उनको कैसे उनकी क्षमता को विकसित करें, केवल नॉलेज ही इम्पार्ट नहीं करें, उनमें स्किल को भी डेवलप करें। तो या जैसे कि नॉलेज बेस्ड होती हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड अब चीज़ें हो रही हैं कि अब रिसर्च बेस्ड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो कैसे हम रिसर्च को भी जोड़ें, किस लेवल से हम रिसर्च लाएं, प्रोजेक्ट वर्क्स को दें, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो सके। पुरानी जो शिक्षा की प्रणाली थी उसमें केवल लोग रट के या पढ़ के चीज़ों को अच्छा करते थे, लेकिन अब ये है कि साहब रिसर्च बेस्ड हो, कैसे बच्चों का बौद्धिक विकास हो, उसमें कैसे स्किल को इम्पार्ट किया जाए। या अटल विद्यालय भी बहुत सारे मंडल स्तर पे खोले गए हैं, उसमें भी क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही इस तरह के की व्यवस्था में थोड़े परिवर्तन किए गए। सर, इसमें एनईपी किस तरह से शामिल है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, ये किस तरह से शामिल है इस मतलब इस आयोग में, इसकी प्रणाली में, इसकी जो पूरी योजनाएं हैं उसके निष्पादन में एनईपी किस तरह से है? नहीं, अभी तो सारी चीज़ें तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक है, जैसे मैंने बताया, उनको मद्देनज़र रखते हुए जैसे अभी आयोग है, तो हमारी जो मुख्य जिम्मेदारी है कि हम कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति करें और वो जो कि पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। क्योंकि एक शिक्षा माफिया भी इतना बड़ा एक नया आयाम है जो
किसी भी भर्ती को सफल तरीके से संपन्न नहीं होने देते। इसी से सर मेरा एक सवाल है कि जो शिक्षकों की भर्ती है ये कमोबेश पूरे देश की समस्या है। शिक्षक पहले नियमित भर्ती होते थे, फिर संविदा शिक्षक और टेम्परेरी शिक्षक, एडहॉक शिक्षक। तो जो जिस तरह की परिस्थितियां बनती गई उन्हें बदला गया, उसमें आपका आयोग किस प्रकार से कुछ नवोन्मेष कर रहा है जो एक कह सकते हैं कि माइलस्टोन बने, ट्रेंड सेट करे और भरोसा बढ़ाए कि नहीं अब सब चीज़ें अच्छी हैं, और कैसे क्लास अपार्ट कर रहा है देश के अन्य राज्यों से या उनके लिए एक मिसाल कायम कर रहा है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये क्या आप इस तरह कुछ प्रकाश नहीं, डालेंगे? बहुत सारे ऐसे नवाचार जो न्यू इनोवेशंस हैं वो प्रदेश के विभिन्न आयोग और विभिन्न बोर्डों के द्वारा किए जा रहे हैं, और ऐसा सभी जगह प्रयास होता है। हो सकता है कि जो नवाचार यहाँ उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं वो ज़्यादा बेटर हों, लेकिन उसमें एक जो टेक्नोलॉजी का समावेश इस पूरे परीक्षा तंत्र में, एआई का इस्तेमाल या क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी सरप्राइज रहना, मल्टीपल सेट्स का वो बनाया जाना, किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि ये परीक्षा किस सब्जेक्ट की है, किस चीज़ के लिए कराई जा रही है। वो भी एक बड़ा ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम रहता है। इसके लिए सरकार ने जो रिक्रूटमेंट कराए जाने के तरीके हैं उसके लिए भी एक अलग से जियो दिया है, और उसमें जो चेयरमैन्स हैं या जो अध्यक्ष हैं उनको बहुत ही स्वीपिंग पावर्स दे रखी है, जिसके कारण ये गोपनीयता बनी रहती है। अगर आप सीक्रेसी बना के रखेंगे या आपके पास ऐसे ऑप्शन है कि हम लास्ट मिनट में हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन सेट्स हैं, हम जिसको चाहें हम उससे एग्ज़ाम कराएं, या उसको भी हम रैंडमाइज करके कंप्यूटर बेस्ड निकालें ताकि डिस्क्रिशन किसी के ऊपर न रहे। तो इस तरह के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। जैसे OMR बेस्ड अगर एग्ज़ाम है तो हम बहुत सारे OMR को रूम के अंदर ही बच्चों के सामने स्कैन कर देते, ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस रहे कि भाई पारदर्शिता है। वैसे तो अगर आप देखें तो जो सबसे अच्छी परीक्षा होती है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने में भी हमारे पास कोई ऐसी संस्था राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है जो कि किसी भी इन्वायरमेंट को ये सर्टिफाई करे कि नहीं ये साइबर सेफ इन्वायरमेंट है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो काफ़ी नवाचार हर एक परीक्षा में, हर एक बोर्ड के द्वारा कुछ न कुछ नया नवाचार किया जाता है, और बाद में उस गुड प्रैक्टिस को सभी लोग रेप्लिकेट करते हैं या करना चाहते हैं। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ सर, स्कूल से, कि भारत की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा प्रणालियों में से एक होने के नाते उत्तर प्रदेश अपनी परीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और को तकनीकी और गवर्नेंस के लेवल पे कैसे मजबूत कर रहा है ताकि बगैर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए सफल स्तर पर परीक्षाओं का संचालन किया जा सके? हाँ, जैसा मैंने बताया कि राज्य स्तर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई, जैसे हम लोग 10 किलोमीटर के रेडियस में ही शहर से परीक्षा सेंटर रखना चाहते हैं। बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में परीक्षा नहीं की जाती है ताकि सुपरविज़न बहुत ही क्लोज हो सके। हमारी जो स्पेशल एजेंसीज़ हैं, STF हैं, ये या हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं वो बहुत पहले से इन चीज़ों पे कार्य करती रहती है। जैसे मैंने बताया ना कि शिक्षा माफिया को भी हम इंटर स्टेट जो अन्य क्रिमिनल गैंग है उस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि ऐसा पेशा है कि ये लोग कटिंग अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज ये लोग काम करते रहते हैं। तो इन पे भी कड़ी नज़र हम लोग रखते हैं। या जो भी चीज़ें, जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी गतिविधियां इस तरह से रहती हैं, उन पे भी सतर्क दृष्टि रखी जाती है। तो सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही डायनेमिक रहती है, और वो जैसे आवश्यकता होती है तुरंत हमारे
उसको एक राज्य आज्ञा में जो जियो गवर्नमेंट ऑर्डर बोलते हैं, उससे उन चीज़ों को अमेंड करके और एजेंसी या कमीशन को एम्पावर करती है कि आप बिना किसी इंटरफेरेंस के एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट करें। एक सवाल सर है कि पेपर आखिर लीक हो कैसे जाते हैं? तो आपके कमीशन ने अभी तक ये इस तरह की चीज़ें पकड़ी कि मतलब माफिया तो है, पर वो कौन-कौन से लूप होल्स हैं जो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं या पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते हो जाते हैं? मैं ये सामान्य मतलब जनरल तरीके में बात कर रहा हूँ। नहीं, ये एक चुनौती है और कोई भी एजेंसी या कोई भी कमीशन जो परीक्षाएं कराता है वो हर संभव यही प्रयास करता है कि इस तरह की चीज़ें ना हों, क्योंकि इससे साख भी गिरती है, बच्चों में एक फ्रस्ट्रेशन भी आता है। लेकिन जितना हम सरप्राइज एलिमेंट हर एक स्टेप्स में रखेंगे और नीड टू नो बेसिस पे नॉलेज रहेगी, तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ने जो एंटी कॉपिंग एक्ट लाया है, उसके इतने कड़े प्राविधान हैं कि अगर विवेचना हो के किसी पे जवाबदेही फिक्स हो जाए तो उम्र कैद तक की इसमें सज़ा का प्राविधान है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिटरेंट साबित हो रहा है। जैसे सर अभी हाल में एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के पेपर लीक हुए, परीक्षा कैंसिल हो गई, तो राष्ट्रीय स्तर पे ये एक मतलब छात्रों के लिए जिन्होंने परीक्षा दी उनके लिए तो सेटबैक था, पर पिछले कुछ समय में देखा कि उत्तर प्रदेश में नकल और पेपर लीक जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण पा लिया गया है। तो आपने ऐसा क्या किया जो ये सफलता का मॉडल बन रहा है और कैसे इसको देश में लागू किया जा सके? मतलब इसका वो टेक अवे पॉइंट्स क्या होंगे जिससे कि पूरे देश में लागू किया जा सके? नहीं, मैंने बताया कि बहुत सारी परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पे भी बहुत अच्छी होती है। कभी कोई ऐसी परीक्षा लीकेज हो जाती है और उसके लिए मैंने बताया कि एक डायनेमिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी समावेश हो तथा जितने भी नवाचार हो रहे हैं सभी जगहों पर, उन चीज़ों का समावेश करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ कहीं भी अगर शिकायत मिलती है और उसमें अगर जरा से भी सत्यता हो, जैसे कि नीट की परीक्षा रद्द की गई, तो ये बच्चों के भविष्य के लिए और सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। इससे जो गलत तत्व हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा तथा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको हम लोग कड़ी से कड़ी, चूँकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो वो संस्था जरूर उन लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगी। एक सवाल सर ऐसा है कि सोशल मीडिया में आए दिन मीम्स बनते रहते हैं कि परीक्षाओं के कई चरण होते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारी टीम ने जब सवाल बनाया था तो इसके पीछे एक बड़ा तार्किक सा वो था कि कई बार ऐसा होता है जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं कि अगर कोई पास नहीं हुआ या उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ सही मार्किंग नहीं हुई उसके साथ, तो वो कोर्ट चला जाता है। इस चक्कर में फिर वो मामला बहुत समय तक सुनवाई में अटका रहता है और जब तक फैसला आता है तब तक देर हो जाती है, कई बार पुनः परीक्षा हो जाती है, कई बार एज निकल जाती है। तो ये ऐसा ना हो इसके लिए आप अपने आयोग के माध्यम से क्या कदम उठा रहे हैं सर? देखिए, जो माननीय न्यायालय हैं वो अगर स्पष्टता नहीं होती है, विभाग या कमीशन या जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उनके निर्देशों में, या कुछ अगर लीगल लूप होल्स रहते हैं, तो कोर्ट के पास भी कोई चारा नहीं रहता अगर ये चीज़ें उनके पास जाती हैं। लेकिन अगर सभी चीज़ों को हम पूर्व के निर्देशों, सरकार के जो आदेश हैं, इन सभी चीज़ों को अगर हम समावेश करके आगे बढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट अननेसेसरी इसमें इंटरफेयर करती है। और अगर आप देखें कि कितनी परीक्षाएं होती हैं और कितनी डिलेड होती हैं, तो डिले होने वाले का अनुपात बहुत कम है, लेकिन उसकी न्यूज़ वैल्यू रहती है, इसलिए ज़्यादा प्रचारित प्रसारित होता है। हजारों की संख्या में सभी एजेंसियां कराती हैं परीक्षाएं,
कभी किसी भी आयोग, किसी भी एजेंसी की 1-2 परीक्षाएं किसी छोटे मोटे कारणों से अगर फंस जाती हैं तो उसका बड़ा भारी प्रचार प्रसार भी होता है। सर, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों में लंबे समय से जो पद खाली पड़े हैं, उन पदों की भर्तियों को लेकर आयोग की प्राथमिकता क्या है फिलहाल? हाँ, ये जो संबंधित विभाग है, अभी जो प्रक्रिया है उसके तहत विभागों के द्वारा अधियाचन आयोग को भेजे जाते हैं और जैसे ही अधियाचन प्राप्त होते हैं तो उसको एग्जामिन करके आयोग को आगे बढ़ना होता है। तो अगर आप पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की बात करें तो पुराने जितने भी अधियाचन थे सभी के एग्ज़ामिनेशन हम लोगों ने अनाउंस कर रखे हैं और अभी जो अनाउंस हुए हैं, जो अधियाचन आए हैं, बहुत जल्द ही उसका कैलेंडर भी हम जारी करेंगे। तो जैसे जैसे विभागों के द्वारा अधियाचन मिलता है सभी आयोग या बोर्ड आगे उसको नियमानुसार रिक्रूटमेंट की जो साइकिल है, क्योंकि एक लंबी साइकिल होती है, उसको बढ़ाते हैं। एक सब परीक्षा से संबंधित ही मामला है कि आयोग द्वारा एआई आधारित निगरानी और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाने की बात की जा रही थी। ये हमने कई जगह खबरों में भी पढ़ा। तो लेकिन ये तकनीक ज़मीनी स्तर तक कैसे इम्प्लीमेंट होगी? तो जब हम किसी ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, जो सुदूर इलाका है, वहाँ ये कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगी? जैसे मैंने कहा कि इसके लिए भी व्यापक तैयारी होती है और इसको ज़मीनी स्तर पे उतार के सारी परीक्षाएं कराई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल कहा जाता है और इसका सभी परीक्षाएं, एटलीस्ट उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जो एआई, सीसीटीवी, इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी संबंधित आयोग या कमीशन के पास रहता है। वहाँ से बैठ के ही सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग, आप हर एक बच्चे, हर एक कक्ष पे निगरानी रख सकते हैं। जब ट्रेजरी से क्वेश्चन का मूवमेंट होता है उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। जहाँ को प्रश्न पत्र रखे जाते हैं, जब उनके बॉक्सेस खोले जाते हैं, इन सभी चीज़ों की मल्टीपल स्तर पे निगरानी होती है और इसको इंश्योर कराया जाता है कि सभी चीज़ें जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है वो एक निर्धारित समय तक रिकॉर्ड के रूप में आयोग के पास की संपत्ति के रूप में आयोग के पास रहें या बोर्डों के पास रहें। ये भी एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। और जैसे स्कूलों में भी जो इन्विजिलेटर होते हैं वो 50% इनसाइडर होते हैं, 50% आउटसाइडर होते हैं। तो इस तरह के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सरप्राइज एलिमेंट्स लगाए जाते हैं कि अगर कोई चाहे भी तो उसके लिए गड़बड़ी करना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ जो एंटी कॉपिंग एक्ट है उसके जो प्राविधान हैं वो भी बहुत कठोर हैं। तो सब मिला के एक अच्छा डिफरेंट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जैसे डिस्ट्रिक्ट के भी ऑफिसर होते हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो सभी विभागों की परीक्षाओं में उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं जितना कि उनके अपने विभाग का हो। इसके लिए राज्य स्तर पे भी वीसी करके सभी को बहुत ही माइन्यूट डिटेल में चीज़ों को बताया जाता है। तो वर्षों से जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं लंबित रही हैं, उन्हें तय कराने, जो आपने बताया कि हमने करा भी काफ़ी हद तक हमने उसे कवर किया है, लेकिन उसको पूरा करने में और उस टाइमलाइन, उस गैप को फिल करने में और स्पीड अप करने में क्या चुनौतियां ऐसी रहीं जो आयोग को और आपको आपके सामने आई, और उनको आपने किस तरह से सुलझाया या निष्पादित किया कि वो समस्याएं साइड होती जाएं और अगली बार ऐसा ना हो और सुनिश्चित तरीके से चीज़ें चलती रहें? वो प्रक्रिया क्या रही सर आपकी? नहीं, देखिए, अगर आपके नीति और नियत दोनों सही हैं तो मुझे लगता है कि एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चीज़ें एक निश्चित कालावधि में तय की जा सकती है और उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हुई जो देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं थी, वो भी
आयोजित की गई और उनका सफल आयोजन किया गया। वो जैसे एक पुलिस की भर्ती थी, 60,000 लोगों की भर्तियां हुई, जिसमें लगभग 45 लाख लोगों पार्टिसिपेट किए थे। वो सारे कांस्टेबल भर्ती होकर सभी लोग अपने ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद से फील्ड में भी चले गए। तो जब नीति और नियत अगर आपकी सही है और तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें बहुत जल्द ही सभी आयोगों में पटरी पे आएंगी। एक सर आपने माफिया का जिक्र किया कि माफिया शिक्षा माफिया भी, क्योंकि वो अक्रॉस स्टेट्स एक्टिव हैं, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी रहे होंगे पूर्व में, और किसी न किसी स्तर पे देश भर में एक्टिव रहते हैं। जो भी नीट परीक्षा कैंसिल हुई उसका उदाहरण है उसमें। तो ये ना पनपे, इसके लिए सर आयोग के पास ऐसी क्या तैयारी है? और पहला तो सर कि मतलब जो मौजूदा व्यवस्था थी, क्योंकि आयोग बहुत पुराना भी हुआ नहीं है अभी, बहुत ही कह सकते हैं शैशव काल में ही है, लेकिन कार्य अच्छे से कर रहा है। तो ये इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, माफिया का असर कम करने में, उसमें सर आप, क्योंकि आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, प्रदेश के मुखिया रहे हैं पुलिस के, तो उसमें आपका वो पुलिस वाला बैकग्राउंड कैसे इसमें मतलब उसका असर और उसका प्रभाव कैसे है, और कैसे उसका उन माफियाओं का जो दायरा है उसे कम किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, इस पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं। नहीं, ये तो शेयर चांस है कि मैं किसी नए रोल में हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि प्रदेश में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन सभी विभागों में है, और वही कारण है कि वहाँ सारी परीक्षाएं, जैसे आपने खुद कही कि परीक्षाएं बड़ी सुचारू रूप से होती हैं। तो स्पेशल एजेंसी हैं, एसटीएफ है, जिले की पुलिस है, सभी लोग परीक्षा जैसे शुरुआत होती है उसके 10-15 दिन पहले से ही पूरे साइबर इकोसिस्टम को खंगालना शुरू करते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो, बहुत सारे लोग इसमें अफवाहें भी उड़ाते हैं, गलत तरह की सूचनाएं देंगे। तो शुरुआती क्षण से ही अगर ऐसे लोगों पे हम कंट्रोल रखें, या फिर जिनका पूर्व का इतिहास रहा है उन पे भी कड़ी नज़र रखी जाती है, तो हम पूरे साइबर स्पेस को और सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों तरह की मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कोई भ्रम की स्थिति हो तो तत्काल उसको क्लियर भी करते हैं अभ्यर्थियों के लिए, तथा ऐसे लोग जो मिस्चीफ मॉन्गर हैं उन पे भी हम कड़ाई करते हैं, और अगर कोई तथ्य और ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उनको हम कानूनी धाराओं के तहत हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो उस पर कार्रवाई शुरुआती जो मोमेंट्स होते हैं उसी समय कर लिया जाता है, जिससे कि वो बात आगे न बढ़ने पाए। सर आपने मिसचीफ मॉन्गर्स कहा, तो मिसचीफ मॉन्गर्स वे कुछ ऐसे मौका परस्त होते हैं जो कि आपने बिल्कुल सही कहा कि नहीं भी हो रहा है तो अफवाह उड़ा देते हैं। ऐसे लोगों पे अगर मैं सिर्फ इन पे बात करूं कि इन पे नियंत्रण करने के लिए या इन पे शिकंजा कसने के लिए क्या प्लानिंग मतलब किस तरह से होती है? एक आप नज़र रख रहे हैं बता रहे, लेकिन क्या जिस तरह से पुलिस में होता है निगरानीशुदा बदमाश होते हैं, हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, क्या इनका भी कोई ऐसा डेटाबेस बनाया जाता है कि यार ये एग्ज़ाम आने वाला है, इन लोगों पे नज़र रखो, ये वो पर्टिकुलर गैंग है या ये वो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं? और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का या कंपनीज़ का हम आप इसमें मतलब किस तरह से, क्या उनकी सहायता लेते हैं या हम एक्सपर्ट्स के थ्रू सिर्फ उस पर नज़र रख रहे होते हैं कि कौन फैला रहा है? नहीं, मैंने बताया कि शासन के शीर्ष स्तर से इसकी वीसी की जाती है, सभी को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अमुक परीक्षा फलाने फलाने दिन इतने पालियों में होगी। तो उससे संबंधित सभी विभाग, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे ट्रैफिक जाम ना हो, वहाँ बच्चों को सेंटर पर पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, वहाँ अगर कोई एग्जॉर्बिटेंट रेट में खाने का सामान न बिके, खाने के जो सामान बिक रहे हैं वो उसकी शुद्धता भी सही हो ताकि कोई बीमार ना पड़े। तो इतनी छोटी छोटी बातें भी डिस्कस होती हैं, और साथ ही साथ जो बड़े चिन्हित माफिया हैं उन पे भी कार्रवाई करने के निर्देश अगर प्रदेश का टॉप एग्जीक्यूटिव
दे तो डाउन द लाइन उसका मैसेज तो बहुत जाता है। और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार की इच्छा शक्ति, उसकी नीयत और उसका जो दृढ़ संकल्प है वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। सर, जो आपने कैलेंडरिंग की बात की कि आयोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए कैलेंडर बना रहा है, समय पे हुई चीज़ तय कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक चीज़ जैसे एक बहुत सामान्य सवाल होगा, यहाँ जो मंच में हमारे हॉल में जितने साथी हैं उनको पता होगा, कई बार एग्ज़ाम्स की डेट क्लैश होती हैं और कुछ एग्ज़ाम्स सेंट्रल के होते हैं, फिर अलग अलग स्टेट्स के होते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं या ऐसे प्रतिभागी भी होते हैं जो एक साथ 2 स्टेट की परीक्षा दे रहे हों, कोई केंद्र की परीक्षा भी दे रहा हो। तो अगर कभी डेट क्लैश जैसी व्यवस्था बन रही होती है, तो क्या आप अलग-अलग राज्यों के साथ भी समन्वय में रहते हैं? उस तरह से कैलेंडरिंग की जाती है? क्योंकि सामान्यतः तो ये होता है कि सप्ताहांत में ही जाके परीक्षाएँ हो रही होती हैं और सप्ताहांत में अगर सब जगह होंगी, तो प्रतिभागी की जो समस्या होती है ना कि मैं किसको दूँ, किसको ना दूँ, क्या इस तरह की समस्याएँ आती हैं? ऐसी आपके पास भी इस तरह की समस्याएँ सामने आई हैं कभी सर? हाँ, देखिए, जब भी कोई नई परीक्षा के डेट्स आते हैं तो ये एक सेट प्रोसीजर है कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन तथा जो प्रदेश के अन्य भर्ती बोर्ड्स हैं उनके द्वारा पहले से अनाउंस डेट्स के साथ वो चीज़ें क्लैश ना करें, उन चीज़ों को देख के ही हम लोग डेट्स को अनाउंस करते हैं। प्रायः यह प्रयास रहता है कि सभी चीज़ें वीकेंड में हो, लेकिन परीक्षाएं कभी कभी वीकडेज में भी होती हैं। अब जैसे अभी कल ही या कोई लेखपाल की परीक्षा हुई, एक परीक्षा अभी 3-4 को होने वाली है, वो वीकडेज में ही है, उस फिर वीकेंड में भी है। तो जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं पहले से घोषित हैं, अगला आयोग या बोर्ड जब भी डेट घोषित करता है तो उन चीज़ों को कंसीडर करता है ताकि छात्र हितों की जो रक्षा है वो मैक्सिमम की जा सके। सारे ये तो नहीं हो सकता कि अगर उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो रही है और कोई उड़ीसा में भी परीक्षा हो रही है तो उनका मिलान हो पाए, लेकिन अगर कोई बड़ी परीक्षा होती है तो प्रयास यही रहता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो मैंने देखा है कि केरल से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका रीच इतना है, पैन इंडिया रीच है। तो उन चीज़ों को जब डेट्स अनाउंस होते हैं तो यथासंभव प्रयास किया जाता है कि जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं के साथ डेट्स क्लैश ना हो। सर, इस पूरे जो हमारा जो बातचीत रही आपके साथ मेरी जितनी, इसमें एक सवाल ऐसा है जो मुझे लगता है शुरू से लेकर लास्ट तक हर चीज़ पर अप्लाई होता है कि इन सब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना कर रहा है आयोग? क्योंकि कुछ चीज़ें मैनुअल हो गई, सिक्योरिटी मैनुअल हो गई, प्लानिंग मैनुअल हो गई, ट्रेजरी से लेके और टेस्ट सेंटर तक पेपर जाना ये मैनुअल हो गया, लेकिन पेपर बनाने से लेके रिजल्ट तक कितनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है सर? नहीं, प्रत्येक स्टेज पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। टेक्नोलॉजी के बिना तो किस परीक्षा तरह सर? कराया मतलब जाना। हाँ, मतलब एआई टेक्नोलॉजी, मतलब मैं एआई भी जानना हाँ चाहूँगा, हाँ, क्या एआई अब का तो इस्तेमाल भी कर देखिए रहे हैं? एआई से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्विकली हो जाती हैं। जो चीज़ें उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप 3 दिनों में करेंगे, अगर एआई के का इस्तेमाल करें तो हो सकता है वो 3 घंटे में हो जाए। तो डाटा प्रोसेसिंग सभी चीज़ें तो अब बिना टेक्नोलॉजी के कोई परीक्षा कराई नहीं जा सकती है। और चाहे वो प्री फॉर्म भरने से लेके प्री एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन है, ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन है, पोस्ट एग्ज़ामिनेशन है, सभी स्टेजेस में टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल और अब एआई का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। सही लोग परीक्षा दे, वो सही अभ्यर्थी ही परीक्षा में एंटर करे, इसको भी चेक करने के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आए हैं। जैसा मैंने बताया कि वो जब कोई नई परीक्षा कराई जाती है तो उसमें कुछ नई लर्निंग होती है। वो लर्निंग जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं
वो आप लोग के माध्यम से भी और इंटरनली भी हम लोग सभी बोर्ड्स के साथ शेयर करते हैं, और जिसके कारण एक अच्छी और हेल्दी एसओपी तैयार होती है और उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। एक आखिरी सवाल सर मैं लेना चाहूँगा। ये सवाल जब ये हमारा प्रोग्राम ये इसमें ऑनलाइन जाएगा तो बहुत लोगों के हो सकता है मैच करे कि ऐसा क्यों होता है कि सर जितने भी लोक सेवा आयोग परीक्षाएं होती हैं, चाहे राज्यों की होती है चाहे संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा हो, वहाँ अमूमन मतलब अभी तक मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी पेपर लीक हो रहा हो, लेकिन उसके अलावा अन्य हर प्रकार की परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहे हैं। चाहे इतिहास की बात करें, इतिहास मतलब सर वैसा इतिहास नहीं, पर पीछे की तारीखों में बात करें तो भी हुआ है, हाल फिलहाल में भी हो रहा है। तो वो कार्यप्रणाली में कहाँ पे वो गैप है या कमी है, वो क्या चीज़ है जो पब्लिक सर्विस कमीशन कर लेता है पर बाकी नहीं कर पाते हैं? देखिए, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, जैसे देश का सबसे पुराना जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहली सिविल सर्विसेज की परीक्षा इस कंट्री में जो हुई वो प्रयागराज में कराई गई। तो वो भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ही कराई सन 20 या 21 में जी। तो इन आयोगों का इतिहास 100 साल पुराना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनको बनाने में बहुत तरह के जो इनके संस्थागत मेमोरी है, इनके इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके एसओपीज डेवलप्ड हैं 100 साल से, तो उसका फ़ायदा भी उनको मिलता है। और जगह आयोग नए हैं, अनिश्चितता की स्थिति रहती है, बहुत सारी पद उतने नहीं रहते, तो ऐसे में जहाँ भी गैप्स थोड़ी रह जाती हैं उसका फ़ायदा जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो उठाती हैं, या ये भी होता है कि आपके एडवर्टीज़मेंट में कुछ कमी रह गई, जो आप कोर्ट की बात करते हैं, तो उतनी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो नए आयोगों या बोर्डों की नहीं रहती जितने की सभी पब्लिक सर्विस कमीशंस की रहती है। तो उनके पास तो एडेड एडवांटेज है बिकॉज ऑफ देयर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, संस्थागत विशेषताएं इनके इतना लंबा है, चाहे वो कोई भी आयोग हो सकता है कि जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश के 100 साल से ज़्यादा है, अन्य जगह के 80 साल के होंगे, कहीं के 90 साल के होंगे, लेकिन सभी आयोगों का की एक अपनी छवि है और उनका सिस्टम डेवलप्ड है। जिस भी जगह पे अगर सिस्टम डेवलप्ड है वहाँ पे फिर गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सर एक सवाल तो मेरा समाप्त हो गया, पर मैं जानना मतलब ये चाहूँगा कि यदि आप उत्तर प्रदेश के जो परीक्षाओं में जो शामिल होना चाहते हैं, जो आगे भी देना चाहते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहें जागरण के माध्यम से? नहीं, हम तो आपके माध्यम से सभी को यही कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों का प्रयास यही है कि परीक्षाएं पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हो, और जो केंद्र सरकार और जो हमारी राज्य सरकार की नीतियां हैं परीक्षाओं के संबंध में निष्पक्ष, पारदर्शी और 100% मेरिट बेस्ड, उसका अनुपालन हम लोग करा रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से भर्तियाँ हो रही हैं, और अगले 5-6 महीने में जहाँ तक अगर शिक्षा आयोग की बात है, वो भी जो हमारे पास अध्याचन आए हैं उनको भी पूर्ण करेंगे, तथा जो अन्य भी हमारे आयोग और बोर्ड्स हैं वो भी लगातार इस ओर अग्रसर हैं।